हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम बर्जेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इसको हम लाइन बाय लाइन डिटेल में देखेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कि ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा, पोएम आपको फिर डल लगेगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इंटरेस्ट आए, थोड़ा सा आपको फील गुड फैक्टर आए, तो पहले मैं हल्का सा आइडिया दे दूँ कि पोएट आखिर कहना क्या चाह रहा है इस पोएम में। देखिए, ये जो पोएम है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तब लिखी थी जब वो ऑलरेडी 60-70 साल के आसपास पहुंच चुके थे। अब क्या होता है, जब आदमी 60-70 साल के आसपास पहुंच जाता है तो उसको ना अपना चाइल्डहुड बड़ा याद आता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो हमारा चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड है ना, वो बेस्ट होता है, क्योंकि हमारे पास कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आदमी खेलता कूदता रहता है, पूरे दिन मज़े आते रहते हैं, ज़्यादा टेंशन वेंशन होती नहीं है। ठीक है, अब आज की डेट में तो टेंशन हो गई है पढ़ाई की, बट जिस टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये किताब ये लिखी थी पोएम, उस टाइम उनके चाइल्डहुड में उनको इतनी टेंशन वेंशन थी नहीं। ठीक है, वो खेलते कूदते थे। पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं ना, एक पेड़ है बर्च का पेड़, ठीक है, तो बर्च के पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं उससे ब्रांचेस से लटक लटक के ऐसे ये झूला झूलते थे। जैसे बच्चे आपने देखा होगा, अभी भी आप सिटीज़ में तो खैर नहीं होता, लेकिन अभी भी आप गाँव में जाएंगे ना तो आप देखेंगे वहाँ बच्चे ना पेड़ों की टहनियों से लटक लटक के झूले झूलते हैं। ऐसी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, इसने भी अपने चाइल्डहुड में यही किया था, तो उसको ना अपना चाइल्डहुड बड़ा याद आता है। क्योंकि अब तो बेचारा है ये 60 साल क्रॉस कर गया है, अब ये ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, तो बड़ा याद आ रहा है। और ये अंदर ही अंदर ना एक वैसी फीलिंग आती है इसके अंदर, बड़ी मिसिंग फीलिंग आती है कि क्या अब मैं दोबारा बच्चा नहीं हो सकता, क्या मेरे वो जो ज़िंदगी के वो दिन थे क्या वो दोबारा वापस आ सकते नहीं आ सकते। क्योंकि जो अपनी अभी प्रेजेंट लाइफ है, जो उसकी एडल्टहुड वाली लाइफ है, 60 साल 70 साल के आसपास वाली लाइफ है, उसको ज़्यादा लैग नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहता है यार ये तो बहुत ही डल लाइफ है, बोरिंग लाइफ है, ओल्ड एज में बीमारियां भी लग जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी आती हैं। तो ये अपनी वो जो प्रेजेंट एज है 70 साल 80 साल वाली, जिस टाइम पे इसने लिखी होगी पोएम, उसको ये इतना लाइक नहीं कर रहा, उसको इतना एंजॉय नहीं कर रहा, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर रहा है। तो बार बार ये पोएम में बच्चा बन रहा है, बार बार चाइल्डहुड में जाने की कोशिश करेगा, बार बार ये दिखाएगा कि कैसे ये भी ना पेड़ की टहनियों से लटक के बचपन में वहाँ पे झूला झूलता था। इस टाइप से इसने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो चाइल्डहुड की यादें हैं इसकी, एक तरीके से समझ लो। और जो प्रेजेंट में लाइफ है, जो उसकी अब जो है, जब ये एज हो चुका है, उसको ये बहुत लाइक नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहाँ से एस्केप कर रहा है। जैसे हम भी, आपने देखा होगा ना, कभी लाइफ में बहुत टेंशन वेंशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम एस्केप कैसे ढूंढते हैं, हम दोस्तों से बातें कर लेते हैं, कोई अच्छी मूवी देख लेते हैं, ठीक है, या अच्छा खाना खा लेते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा लगता है ना कि बड़ा लाइफ में पेन सा आ रहा है, तो हम किसी ना किसी फॉर्म में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, तो हम एस्केप करते हैं। तो ऐसे ये भी कर रहा है, ये जो उसकी प्रेजेंट एडल्ट लाइफ है वहाँ से एस्केप करके वापस चाइल्डहुड में जा रहा है। तो यही पूरी पोएम इसके राउंड ही है, समझ गए। तो ये हल्का सा ओवरव्यू दिया ताकि समझ में तो आए पोएम है क्या। लाइन बाय लाइन तो आप पढ़ दोगे बाद में। ठीक है, चलो अब लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो ये कहता है, व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू से एज आई स्टॉर्म डू। ये कह रहा है कि मैं देखता हूँ कि जो बर्चेस के पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ हैं बर्चेस के, ये जब खड़े हुए हैं ना तो ये टेढ़े खड़े हैं। इसके आसपास जो बर्चेस के पेड़ों के जो आसपास पेड़ हैं ये बिल्कुल सीधे खड़े हैं, लेकिन जो बर्चेस के पेड़ हैं ये टेढ़े हैं, झुके हुए हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं वो झुकी हुई हैं। ठीक है, तो फिर इसको लगता है कि ये जो पेड़ों की जो टहनियाँ झुकी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं कोई लड़का होगा जो उस पर टहल रहा होगा, झूला झूल रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बचपन में खुद ये किया था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यही दिमाग में आ रहा है कि जो इन पेड़ों की जो टहनियाँ है इस पर कहीं ना कहीं कोई बच्चा झूला होगा, इसलिए इसकी जो बर्चेस के जो पेड़ की टहनियाँ ये टेढ़ी हो गई हैं, ऐसी हो गई हैं। आसपास जो बर्चेस के पेड़ पेड़ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं और सीधे खड़े हैं। लेकिन फिर इसको याद आता है कि नहीं, अगर बच्चा उस पर झूलेगा भी तो इतना थोड़ा ना टेढ़ी हो जाएंगी वो टहनियाँ, उसकी ब्रांचेस इतनी थोड़ा ना कर्व्ड हो जाएंगी। तो खाली बच्चे के करने से नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कुछ ना बर्फ़ का तूफान आया होगा, आइस स्टॉर्म आया होगा। जब बर्फ़ का तूफान आया होगा तो उसकी बर्फ़ के तूफान की वजह से, क्योंकि देखा ना आपने भी देखा होगा, कभी कभी तूफान आता है आपके घरों के आसपास, तो जो पेड़ वेड़ होते हैं सारे झुक जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, होता है ना। तो ऐसे ही इसको लगता है कहीं ना कहीं बर्फ़ का तूफान आया होगा, बर्फ़ के तूफान की वजह से पेड़ ऐसे झुक गए हैं, टहनियाँ इसकी ऐसे झुक गई हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है ये, often you must have seen them loaded with eyes a sunny winter morning. After a rain they clip upon themselves as the breeze rises and turn many colored as the stir cracks and craze their enamel. Soon the sun's warmth make them shed crystal shells. अभी कह रहा है, बता रहा है रीडर को कह रहा है कि तुमने भी देखा होगा, ऐसे बहुत बार देखा होगा कि जो बर्चेस की जो ब्रांच है, टहनियाँ है, उस पर बर्फ़ जम जाती है।
ठीक है, और बर्फ़ जमती है, और जब सूरज निकलता है तो सूरज उस बर्फ़ पे पड़ता है, भाई जो पेड़ की टहनियाँ है उस बर्फ़ जम गई है, और उस बर्फ़ पे सूरज पड़ता है, तो जब सूरज पड़ता है तो वो चमकती है बर्फ़ पे अगर सूरज पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी तो चमकेगी, और फिर जब धीरे धीरे सूरज और ऊपर आ जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, तो वो जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है चमकता भी है। और जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा रिफ्रैक्शन होता है कि जो लाइट होती है जब अंदर जाती है तो एकदम से रिफ्रैक्शन होता है, तो वो जो लाइट है ना फैल जाती है, तो कलरफुल हो जाता है, तो बर्फ़ कलरफुल लगती है, और फिर पिघलती है तो नीचे नीचे थोड़ा सा वो जो पेड़ की टहनियाँ हैं वहाँ से टूट टूट के नीचे गिरना शुरू हो जाती है ज़मीन पे, ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, shattering and avalanching on the snow crust, such heaps of broken glass to seep away. You would think the inner dome of heaven had fallen. They are dragged to the withered bracken by the load. अब वो कह रहा है वो जो बर्फ़ है वो जो टहनियों पे थी बर्चेस के पेड़ पे, जब वो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो जब वो नीचे गिरती है, ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग से, ठीक है, स्वर्ग से कोई मतलब कोई शेप, कोई बड़ा सा शेप गोला उतर के ज़मीन पे आ गया हो। जब वो बर्फ़ गिर रही है ना टहनियों से टूट टूट के, तो वो बर्फ़ ऐसी लग रही है क्योंकि इतनी सुंदर लग रही है, क्योंकि रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो कह रहा है इतनी सुंदर लग रही है बर्फ़ गिरती हुई जैसे मान लो कोई स्वर्ग से कोई गोला आके अर्थ पे गिर गया हो। तो एक तरीके से नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना। अपने आप में नेचर बहुत लवर था। मोस्टली आप देखेंगे जो पोइट्स होते हैं ना वो नेचर को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, नेचर को एज अ सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करते हैं वो अपनी पोइट्री में, नेचर की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, तो वो इसने यहाँ पे किया हुआ है। They are dragged to the withered bracken by the load, and they seem not to break, though once they are bored, so low for long, they never right themselves. You may see their trunks arcing in the woods, year afterwards trailing their leaves on the ground. वो कह रहा है कि ये इतने ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये जो टहनियाँ इसकी बर्चेस के पेड़ की इतनी ज़्यादा झुक गई हैं कि अब ये वापस सीधी नहीं हो पाती, इतनी ज़्यादा इन पर बर्फ़ पड़ चुकी है, इतना ज़्यादा हैवी लोड आ चुका है बर्फ़ का, ठीक है, तूफान की वजह से, मैंने बोला आइस स्टॉर्म आया था, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा झुक गई हैं, तो अब ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, जो उसकी ब्रांचेस हैं ये वापस सीधी नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, ठीक है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मोस्टली आप देखेंगे कभी लड़कियां जब बाल सुखाती हैं, ठीक है, तो जब मान लीजिए उन्होंने शैम्पू वगैरह कराया, बाल गीले, तो बाल सुखाने के लिए क्या करती हैं, तो बाल पूरे वो आगे कर लेती हैं ताकि धूप पड़े और उनके बाल सूख जाएं। तो कहता है ऐसे ही ये जो बर्चेस की जो ब्रांचेस हैं ये भी ऐसी लग रही हैं, इस टाइप से झुकी हुई हैं, ठीक है, तो मतलब एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें वो देखता है उससे पोएम में जो ये बर्चेस का जो पेड़ है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, आई वुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम, ठीक है, वो कह रहा है ठीक है मैं मानता हूँ कि ये जो बर्चेस के जो टहनियाँ ये आइस स्टॉर्म की वजह से टेढ़ी हुई हैं, लेकिन कहता है कि ये तो ट्रुथ है ही है, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ कि आइस स्टॉर्म की वजह से ना हुआ हो, ऐसा किसी लड़के ने करा हो। क्यों कर रहा है अब ये? एक तरफ तो ट्रुथ है कि भैया बर्फ़ का तूफान आया था उसकी वजह से टेढ़ी हो गई, लेकिन ट्रुथ में क्या है ना, वो फील नहीं है, ट्रुथ में वो मज़ा नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो किक नहीं है, वो किस ट्रुथ में नहीं है, वो इमेजिनेशन में है। इमेजिनेशन क्या कह रही है, उसकी इमेजिनेशन क्या कह रही है कि यार ये किसी बच्चे ने करा होगा, बच्चे ने झूला झूला होगा, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा फील आएगा, क्योंकि उसने बचपन में ही किया था ना। तो इमेजिनेशन आपको देखेंगे, इमेजिनेशन ज़्यादा पावरफुल है, इमेजिनेशन आदमी को ज़्यादा अलग वर्ल्ड में लेके जा सकती है, उसको ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकती है, क्योंकि ट्रुथ तो क्या है, कुछ नहीं है, वो बर्फ़ आई है, बर्फ़ का तूफान आया जिसकी वजह से वो पेड़ की टहनियाँ टेढ़ी हो गई। अब इसमें कोई फील तो आ नहीं रहा अगर इसको ऐसे सोच लेगा तो। वो कह रहा है कि मैं इमेजिन करता हूँ कि कोई बच्चा इस पर झूला होगा जिसकी वजह से टेढ़ी हो गई है, क्योंकि इसमें फिर उसको फील आ जाएगा, क्योंकि वो भी बचपन में इसने ये किया था, वो कनेक्ट कर पाएगा, उसके इमोशंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉयज बेंड देम एज ही वेंट आउट and in to fetch the cows, some boys too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself, summer or winter, and could play alone. वो कह रहा है कि मैं मान के चलता हूँ कि शायद कोई लड़का, ठीक है, जो शहर से दूर रहता होगा, ठीक है, किसी गांव साइड में रहता होगा या किसी जंगल के आसपास रहता होगा, ठीक है, क्योंकि अब वो शहर में बेसबॉल नहीं खेल पाता। अब जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका का था तो अमेरिका में बेसबॉल खेलते हैं, तो अब वो कहता है जो शहर के लड़के थे वही बेसबॉल खेल पाते थे, लेकिन जो गांव साइड में रह रहे हैं और जो जंगलों के थोड़ा आसपास रहते हैं तो वो बेसबॉल नहीं खेल पाते थे। तो उनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था, यही था कि जाके जो बर्चेस के पेड़ हैं उस पर वो ऐसे झूला झूलते थे,
ठीक है। तो बता रहा है कि मैं मान के चलता हूँ कि कोई ऐसा लड़का होगा जो ऐसे इस एरिया में रहता होगा जंगलों के आसपास, वो बर्चेस के पेड़ पे जाके झूले झूलता होगा और हर टाइम झूलता होगा, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, हर टाइम झूलता होगा। वन बाय वन ही subdued his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them। अब वो कह रहा है एक्चुअल में वो जो एरिया था ना पूरा, जो बर्चेस वाला पेड़ का, जो जहाँ पे बर्चेस के पेड़ थे, वो कहीं ना कहीं वो पूरा लैंड उसके फादर ने खरीदा होगा, और जितने भी वहाँ पे बर्चेस के पेड़ थे उसने सारे पेड़ों को झूल झूल के सारे पेड़ों को इस तरह से झुका दिया होगा। ठीक है। तो मतलब बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वो जो लड़का है वो सारे पेड़ों पे झूलता रहता होगा, बड़ा एंजॉय करता होगा, उसको कितना अच्छा लगता होगा, उसको कितना मज़ा आता होगा। तो ये जब ये लिख रहा है ना पोएट, तो खुद को भी इमेजिन कर रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद बचपन में ऐसे किया होगा, इसलिए वो उसको बार बार इस तरह से लिख रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने चाइल्डहुड को रीलिव करने की कोशिश कर रहा है पोएम के थ्रू।